हाँ जी भी दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ के एक और नए यूट्यूब वीडियो में, जहाँ पे हम लोग आप लोगों को मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी इन सारे सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज कॉन्सेप्चुअल स्टडीज प्रोवाइड करते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके फाइनल एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगी। तो चैप्टर शुरू करें इसी के साथ। तो जैसे आप सब लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरा नाम रॉबिन है और मेरे को पिछले 14 ईयर्स से साइंस, एसएसटी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है फॉर क्लास 9th एंड 10th, एंड 11th एंड 12th का एपीएन सीएस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और मैं ही हूँ जो आप लोगों की क्लास 10th में इस चैप्टर या पूरे के पूरी एसएसटी को मैं ही हूँ जो समझाऊंगा और अभी तक तो उसी के साथ नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो अब जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है, वो थोड़ा सा छुपा हुआ है, उस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। नाउ व्हाट डज फेडरलिज्म मींस। अब इसके बारे में ना थोड़ा बहुत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन आर प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, कैसे? जब मैंने आप लोगों को पावर शेयरिंग समझाया था ना, तो उस पावर शेयरिंग में एक डिवीजन ऑफ पावर थी जो लीनियर वाइज थी, जिसमें मैंने बताया था कि पावर जो है वो लीनियर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, जहाँ पे एक मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है, उसको कहते हैं फेडरलिज्म। और ये बेसिकली डेमोक्रेसीज में ही फॉलो करी जाती है। तो अब हम जो है कनेक्ट करेंगे टॉपिक के साथ फेडरलिज्म पर। एक बात याद रखनी है, हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे नॉट ऑन वर्ल्ड लेवल बट ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है अब जो सिविक्स पढ़ रहे हैं या अब जो है हम जो पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंडियन कंटेंट। अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, यानी जब हम इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि इंडियन पॉलिसीज और इंडियन पॉलिटिक्स में ये कैसा सा चलता है। तो अब जो फेडरलिज्म है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले चैप्टर में, पहले हम पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे फेडरल कंट्री इंडिया कैसे है। तीसरा हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे कराया जाता है, कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स में बांटा गया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे डिवीजन करा गया है। दूसरा कैसी लैंग्वेज पॉलिसीज हमने फॉलो करी हैं। और तीसरा सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या है। और उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। नो व्हाट इज अ सेंटर स्टेट रिलेशन और डिसेंट्रलाइज्ड रिलेशन, ये दोनों चीजें बहुत अलग है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। डिसेंट्रलाइजेशन सुनने में लग रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है, इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। और ये हम किसी अलग लेवल से फॉलो अप करते हैं। श्रीलंका वाला एग्जाम मैं आपको बताता हूँ, बेल्जियम वाला एग्जाम्पल या बेल्जियम वाली वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, वो काम आएगी अब इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि वो चैप्टर डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है विद दिस चैप्टर। तो वो सब चीजें यहाँ पे काम आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, व्हाट इज फेडरलिज्म। यार देखो, फेडरलिज्म समझना ना वैसे तो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अभी तक आप लोगों ने जो समझा, जो सोचा, वो वैसा सही कुछ लगता है। बट अगर मैं इसको प्रॉपरली बताऊं तो, याद है मैंने अभी अभी 1-2 सेकंड पहले बोला कि बेल्जियम और श्रीलंका का वो पावर शेयरिंग का टॉपिक याद रखना। तो थोड़ा सा ना दोबारा से उसको रिकॉल करते हैं, अगर याद नहीं है तो याद आ जाएगा। हमें पता है कि बेल्जियम शिफ्ट करा था एक यूनिटेरी, जहां पे सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वहां से वो एक फेडरल फॉर्म ऑफ, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हुआ था। और श्रीलंका जो था वो एक यूनिटरी फॉर्म था, जो जहां पे उसने मेजोरिटेरियन का फायदा उठाया था, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बनाई थी, और उससे उनकी जो पावर थी वो सब बिगड़ गई थी। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है दैट व्हाट इज अ फेडरलिज्म एंड व्हाट डज यूनिटरी सिस्टम। फेडरलिज्म मतलब मल्टी लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, यूनिटरी सिस्टम वेयर अ सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फॉलोड। जैसे डिक्टेटरशिप इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इज एन एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, एक और चीज समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ चीज समझ रहे होते हैं तो उसके डेफिनेशंस प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती। ये आप लोगों ने क्लास 9th की डेमोक्रेसी चैप्टर में पढ़ा था। अब अगर मैं किसी को बोल दूं दैट व्हाट डज अ डेमोक्रेसी मींस, तो डेमोक्रेसी का मतलब किसी को भी नहीं पता, सब लोग मेरे को एग्जांपल देने लग जाएंगे। या अगर मैं भी आपको डेमोक्रेसी समझाने जाऊंगा ना, तो मैं आपको बोलूंगा जैसे इंडिया जो मानते हैं, वी कैन से इंडिया इज अ डेमोक्रेसी या इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हर किसी के लिए डेमोक्रेसी का प्रॉपर डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। क्यों? लोकतंत्र का मतलब है जहां पे लोगों का राज हो या लोगों से सरकार बने। पर एक परफेक्ट डेमोक्रेसी क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि डेमोक्रेटिक
और डेमोक्रेसी एक अलग लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन में आती है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है डेमोक्रेटिक नहीं होता, डेमोक्रेटिक होता है। इट्स अ डेमोक्रेटिक क्राटिक डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक जो है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड होते हैं जहां पे डेमो का मतलब, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अ फॉर्म ऑफ रूल वे पीपल आर द रूलर्स, जहां पे लोग रूलर्स हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये ग्रीस में इस चीज का एग्जाम्पल देखा था। हम लोगों ने सब चीजें बहुत पहले से देखी। हालांकि हमारे लिहाज में सबसे पहली डेमोक्रेटिक कंट्री जो थी है, जिसने रेवोल्यूशन लेकर आया था, सबसे पहली कंट्री थी जो किंगशिप से, राज से या डेमोक्रेसी उसमें डिक्टेटरशिप से हटी थी, वो थी हमारे लिए फ्रांस की कंट्री। नहीं, पुराने जमाने में भी ऐसी कुछ कंट्रीज थी जहां पे रूलर ऑफ पीपल चलता था, जहां पे रूल ऑफ पीपल चलता था, पर हमें वो चीज पढ़ाई नहीं जाती। तो अब डेमोक्रेसी का अगर मीनिंग आए, ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट, कमिंग बैक टू द सिविक्स। तो जो डेमोक्रेसी का मतलब है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी इज विदाउट हैविंग एन एग्जांपल, जस्ट लाइक दिस पेन। अगर मैं पूछूं कि ये पेन क्या है, तो हर कोई बोलेगा कि पेन एक वो चीज होती है जो हमें लिखने में हेल्प करती है, उसकी इंक परमानेंट होती है, वो ब्लू, रेड, वाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है। पेन दो टाइप के होते हैं, जिसमें या तो रिफिल डलती है या तो रिफिल नहीं डलती। उसके अलावा पेन दो टाइप्स के भी होते हैं, कैलीग्राफिक पेन अलग होता है, जेल पेन अलग होता है, बॉल पॉइंट पेन अलग होता है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। जितनी चाहे उतनी बड़ी डेफिनेशन बना लो, पर ये जो डेफिनेशन बन रही है, क्या ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है? नहीं। ये क्या है? पेन के फीचर्स हैं जिनको हमने इकट्ठा करा और पेन की एक डेफिनेशन बना दी। डेमोक्रेसी की भी डेफिनेशन ऐसी है। डेमोक्रेसी का मतलब अगर पूछूंगा ना, तो आप लोग डेमोक्रेसी के फीचर्स इकट्ठे करने लग जाओगे, उससे नई डेफिनेशन बना लोगे, पर परफेक्ट डेफिनेशन इसकी है ही नहीं। समझ आया? तो अब हम यही समझेंगे कि फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, जहां पे पावर जो डिवाइडेड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके अलग अलग यूनिट्स में। यूजुअली जो है एक फेडरेशन बनती है जिसके दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक जो गवर्नमेंट होती है एंटायर कंट्री को संभालती है, और दूसरी जो होती है वो कुछ सब्जेक्ट्स पे काम करती है और जो स्टेट्स को संभालती है, छोटे छोटे राज्यों को संभालेगी और वो छोटे स्टेट मैटर्स को देखेगी। दोनों ये जो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, ये एंजॉय करते हैं अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर एक दूसरे पे। अगर मैं यूनिटरी स्टेटमेंट की बात करूं, तो फेडरेशन से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में होती है कि भैया एक ही गवर्नमेंट है। यूनिटरी स्टेट सिस्टम में या तो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, अगर नहीं होगा तो उसकी सब यूनिट्स होंगी जो सबऑर्डिनेट होंगे मेन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के। और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मेन गवर्नमेंट ही है, जो यहाँ पे ऑर्डर्स पास कर सकती है या सारी की सारी लोकल गवर्नमेंट्स को चला सकती है। मल्टीपल लेवल ऑफ पावर, सिंगल पावर। और अच्छे समझना है। सपोज करो, ये तो पता होगा ना कौन है, सुपरमैन, है ना? मुझे नहीं पता आप लोग यार, अब आप लोग जेंसीज हो, आप लोग छोटे बच्चे हो, ऑब्वियसली कई बच्चे जो है वो मार्वल डीसी फैन होते हैं। आई एम ऑल्सो मार्वल डीसी फैन। मैं भी मार्वल और डीसी की मूवी देखता हूँ। तो डीसी में सुपरमैन की एक कॉमिक है, और एक शायद आप लोगों ने वो वाला देखा होगा, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जो लेटेस्ट वाली थी, एक ही आई है। तो उसके अंदर एक सीन होता है जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि बैटमैन जो है वो एक ऐसे वर्ल्ड में फंस गया जहाँ पे सुपरमैन जो है वो ही एक यूनिटरी पावर रख रहा है। अगर सुपरमैन के पास ही पावर है तो सुपरमैन जैसा चाहे वैसा करेगा ना, यूनिटरी सिस्टम। पर पूरी जस्टिस लीग मिलके काम कर रही है, पूरी जस्टिस लीग काम करके मैनेज कर रही है सब चीज़ों को, डिक्टेटरशिप में नहीं आ रहा, वो सब एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। फेडरलिज्म। तो सुपरमैन इज यूनिलेटरी और फेडरलिज्म यू कैन से जस्टिस लीग, वो फेडरलिज्म बन सकता है। या आप इसको और अच्छे से सोच सकते हो, कोई डीसी का फैन ना हो, मार्वल का हो, अवेंजर्स, फेडरलिज्म, यूनिटरी सिस्टम। मार्वल के पास के सुपरमैन नहीं है क्या? है, उसका नाम है सेंट्री, जिसने अभी अभी नई मूवी देखी होगी थंडरबोल्ट्स, उसमें इस कैरेक्टर का इस्तेमाल हुआ है। तो
फेडरलिज्म, जस्टिस लीग या एवेंजर्स, सब चीजें संभालते हैं, हर चीज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, हर चीज के लिए अलग इंसान है, हर चीज के लिए अलग सुपर हीरो है, सारे दूसरे की बात सुनते हैं, सारे दूसरे की बात सुन के उस पर काम करते हैं। यूनिलेटरी सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम, सुपरमैन या सेंट्री ही मिलकर पूरी की पूरे के पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। केओटिक भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, पर यहाँ पे अच्छा ही होगा क्योंकि सारे एक दूसरे से विचार विमर्श करके एक दूसरे को डिपार्टमेंट्स देते हैं। तो भैया फिर फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म? देखो, दीज 6 आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। पहला, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको टायर्स कहते हैं, टीयर्स या टायर्स, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन। 2 टीयर्स और 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा। इंडिया में बहुत है भाई, 2 से ज्यादा ही है, नहीं पता? सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, बहुत है। 4 से 5 लेवल की गवर्नमेंट है इंडिया में। तो 2 से ज्यादा या 2 से ज्यादा लेवल, 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट। दूसरा, अलग अलग लेवल जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्न करते हैं सेम सिटीजन्स को, पर हर लेवल जो है उसका अपना जुरिस्डिक्शन है, अपने एक इलाका है जिसमें वो ये सब चीजें करेंगे। तीसरा, जो जुरिस्डिक्शंस हैं वो रिस्पेक्टिव लेवल्स के हिसाब से या टेयर्स के हिसाब से गवर्नमेंट की, जो स्पेसिफाई कराया था कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लिस्ट आती है ना, स्टेट और स्टेट के अलावा कॉन्करेंट, बस यही होती है। अबे तीसरी भी होती है यूनियन। तो 3 स्टेट होती हैं, 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। और ये तीनों के तीनों लेवल ऑफ लिस्ट जो है, यही कॉन्स्टिट्यूशन में हम पावर्स बताती है कि क्या पावर होंगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल अथॉरिटीज की। उसके अलावा यहाँ पे अथॉरिटी दी जाती है हर गवर्नमेंट को, सॉरी, यहाँ पे अथॉरिटी दी जाती है हर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी पावर की गारंटी दी गई है कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथेंटिकेटेड होती है। फंडामेंटल प्रोविजंस बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो यूनिलैटरली चैलेंज नहीं करे जा सकते। मतलब अगर एक कानून बन चुका है तो वो कानून एक गवर्नमेंट जो है अपने यूनिलैटरल बेसिस पे नहीं चेंज कर सकती। ऐसे कैसे यार, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हुआ तो है डीमोनेटाइजेशन, कानून थोड़ी चेंज हुआ था वो तो एक इमरजेंसी स्टेप उठाया गया था। इमरजेंसी, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स, देखो यार, इमरजेंसी जो है ना वो एक स्टेट यानी कि एक कंट्री में, इवन उनकी कंट्री की किसी पार्ट पे इम्प्लाई करी जा सकती है विदाउट इवन प्रायर नोटिस। और इसको आप झुकला नहीं सकते, पर इसको लगाने का अथॉरिटी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। सीएम उठ के नहीं कह सकता मैं अपनी स्टेट में इमरजेंसी घोषित कर रहा हूं, जब तक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उसको अथॉरिटी नहीं देंगे कि हाँ आप जाओ, आप बोलो। जैसे कई स्टेट्स में अक्सर हो चुका है कि वहां की इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी बिकॉज ऑफ द सीएम, पर वो सीएम को बोला गया था फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ये ऑर्डर्स पीछे से आते हैं। सिर्फ वही एक केस होता है जहां पे हम यूनिलैटरली चैलेंज कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी के केस को हटा दिया जाए तो कोई भी मंत्री, मतलब प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्टिंग हो या फ्यूचर हो या पुराने हो, वो उठ के किसी भी लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखनी है। कोर्ट्स जो है उनके पास पावर होती है कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और पावर्स बता सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को। हाईएस्ट कोर्ट जो है वो अंपायर होता है डिस्प्यूट्स का, जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में उठती है और फिर उनके हिसाब से उनके रिस्पेक्टिव डिसीजंस और रिस्पेक्टिव पावर्स बांटी जाती है। नाउ द पॉइंट इज इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डज दिस मीन? इंटरप्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मैं सिंपल सा मतलब बताऊं तो इसका मतलब है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कानून, आपके पावर्स लिख रखी है, सिर्फ कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको वो
ताकतों के हिसाब से चलाएं, आपको समझाएं कि इनमें क्या ताकतें हैं। इंटरप्रेट का अगर मैं इंग्लिश में अनुवाद करूं तो उसका अनुवाद का मतलब ही होता है मतलब निकालना, उसको समझना, उसको समझाना। तो इंटरप्रेट का मतलब हो गया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उसके मीनिंग देना, उस लॉ के बारे में बताना। उसको, उसकी पावर सिर्फ कोर्ट के पास ही है। लास्ट पॉइंट, रेवेन्यू या सोर्स हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्लियरली स्पेसिफाइड है और ये इंश्योर करने के लिए कि उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत बड़ा वर्ड है ये, पता है क्या है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है फाइनेंशियली उनको आज़ादी मिले, उनको बार बार जाके हाथ ना फैलाना पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया हमें पैसे दे दो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं, अपने पापा के पास जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, तो उनको पापा के पास जाके मांगने में शर्म आती है ना। अब सपोज करो सेंटर और स्टेट का सेम रिलेशन, सेंटर पापा, स्टेट बच्चे, पर बच्चे जो है वो कमा सकते हैं क्योंकि उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। पर सोचो अगर उनको बार बार सेंटर के पास जाना पड़े भाई हाथ फैला के भैया पैसे दे दो, अच्छा लगेगा क्या? इसका मतलब क्या है कि स्टेट की सरकार किसी काम की नहीं है, बस वो कहने लायक थी, पर जब कोई आपदी या आपदा आएगी, कोई त्रासदी होगी, कुछ भी होगा, स्टेट को कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या हर बारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी क्या? नहीं, दिस इज नॉट राइट। उस चक्कर में उस चीज को बचाने के लिए ही हमें उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए। बट कुछ स्टेट्स हैं जहां पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आज भी नहीं है। आई वॉन्ट यू टू फाइंड द नेम ऑफ दो स्टेट्स एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, करना ही है। तो ये होती है ये थे फेडरलिज्म के कुछ 6 फीचर्स एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये फीचर्स समझ में आए होंगे और अभी तक जितना हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना इस वीडियो को आगे फैलाओ। तो मैं आपसे आगे मिलूँगा अगली वीडियो में और हम तब तक के लिए टाटा बाय बाय।